गरिमा जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची, सबसे पहले उसने 1 किलो बताशे खरीदे। फिर कुछ सोचकर 2 दर्जन केले भी खरीद लिए। वह पूरे 30 साल बाद पीहर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि पीहर में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई है या नहीं। 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। उसके ससुराल के गांव से पीहर के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी। बीच में बस बदलनी भी होती थी। मगर इतने वर्षों बाद भी गरिमा को सब याद था। पीहर का रास्ता भला कोई भूलता है क्या? गरिमा को तो बीच में पड़ने वाले हर गांव के नाम भी याद थे। बस में बैठते ही गरिमा ने महसूस किया जैसे उड़न खटोले पर बैठ गई है। मन कर रहा था उड़कर बस कुछ देर में ही उसे पीहर की नगरी पहुंचा दे। बस चल पड़ी। तब गरिमा ने अपना बड़ा सा थैला सरका कर पैरों के बीच में रख लिया। बहुत बड़ा खजाना जो थैले में था। 2-3 किलो बेर थे जो गरिमा ने अपने खेत से तोड़कर पीहर ले जाने के लिए इकट्ठे किए थे। थैले में 2 किलो के आसपास मूंगफली थी जो उसने अपने बड़े बेटे के ठेले से थोड़ी थोड़ी उठाकर इकट्ठी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसने केले और बताशे भी खरीदे थे। मायके में उसका इकलौता भाई और उसका परिवार ही तो था। गरिमा को लगा इतना सामान पर्याप्त है। चलती बस में उसने थैले को खोल कर देखा। केले सही सलामत थे। वे सामान में सबसे ऊपर थे ताकि खराब न हो पाए। गरिमा के 2 बेटे थे। दोनों की शादियां हो गई थी। बड़ा बेटा गांव में ही मूंगफली का ठेला लगाता था। छोटा बेटा मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। गरिमा बड़े बेटे के साथ रह रही थी। 3 महीने पहले ही गरिमा के पति का देहांत हुआ था। लीवर खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। गरिमा अब विधवा थी। अब गरिमा की कलाइयों में चूड़ियाँ नहीं थी। पति ने खाट नहीं पकड़ी थी। चलते फिरते ही दुनिया से उड़ गया था। आज वह 30 साल बाद पीहर जा रही थी। इसकी वजह भी पति ही था। उसने गरिमा पर बंदिश लगा दी थी कि वह भूलकर भी पीहर जाने की न सोचे। वह पियक्कड़ था। पीते समय दिन और रात नहीं देखता था। जब गरिमा के भाई की शादी थी तब पीकर फेल हो गया था। वरमाला के समय दुल्हन पक्ष की औरतें के साथ बदतमीजी करने के कारण उन औरतों ने उसे चप्पलों से पीट दिया था। पिटाई होने के बाद जब नशा कम हुआ तो वह बिफर गया। अपमान का बदला लेने के लिए गरिमा के पिता यानी अपने ससुर से बोला, शादी कैंसिल करो। मगर गरिमा के पिता ने बिना दुल्हन बारात लौटाने से साफ इनकार कर दिया था। दूल्हे का जीजा था वो। इस कारण अपमान सह नहीं पाया। शादी बीच में ही छोड़कर आ गया। आते ही गरिमा से बोला, मेरे साथ रहना है तो अभी चल, वरना फिर मुझे भूल जाना। बेचारी गरिमा भाभी का मुंह भी नहीं देख पाई थी। बारात लौटने से पहले ही पति के साथ ससुराल जाना पड़ा था। उस दिन के बाद वह पीहर जाने के लिए तरसती रह गई थी। जब पीहर की याद सताती तब रो लिया करती थी। पीहर दूर होने के कारण उसे वहाँ की खबर भी नहीं मिला करती। जब माँ का देहांत हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया। एक दिन पिता भी चल बसा था मगर गरिमा को नहीं जाने दिया गया। बस वह इतना जानती थी कि उसके पालनहार माँ और बापू इस दुनिया में नहीं है। गाड़ी ने पहला गांव पार किया तो गरिमा को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया है। सफ़र के 2 घंटे हो चुके थे। गरिमा ने बस भी बदल ली थी। अब 3 गांव के बाद उसका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी गरिमा का दिल धक धक करने लगा था। सीने में मायके के प्रति उठने वाली हुक ने आज पूरी तरह उथल पुथल मचा रखी थी। सेवंगों को काबू में करने में उसे दिक्कत हो रही थी। फिर जो ही बस मायके में रुकी, झट से गरिमा नीचे उतर आई। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर की तरफ ही था। इसी कारण उसे अब कुछ दूर पैदल चलना था। गांव की मिट्टी की खुशबू ने गरिमा को भाव विभोर कर दिया। कच्चे रास्ते पर वह बैठकर मिट्टी को
छूने लगी। उसमें उंगलियों से लकीर खींचने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे अनपढ़ गरिमा उस पर हस्ताक्षर करके कह रही हो, माँ मैं आ गई हूँ। गरिमा बिटिया कहाँ बैठ गई? शाम होने को है, आजा घर चले। अचानक उसे लगा जैसे बापू ने उसे पुकारा हो। वह झट से खड़ी होकर बोली, आई बापू। मगर चारों ओर नज़र फैलाने के बाद भी उसे बापू कहीं नज़र नहीं आए। उसने हंसकर माथे पर हल्की सी थाप लगाई, फिर बोली, पागल। कुछ दूर ही चली थी कि फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, गरिमा आजा झूला झूले। गरिमा ने पहचाना, ये तो कविता की आवाज़ थी। बचपन की खास सहेली थी उसकी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह हृदय के आगे मजबूर होकर पेड़ के पास पहुंची। फिर उसके मोटे तने पर हाथ फिराने लगी। पेड़ के ऊपर, आजा गरिमा, इधर देख, मैं यहाँ हूँ। दोबारा उसे कविता की आवाज़ सुनाई दी। वह ऊपर देखते हुए पेड़ों की शाखाओं को सुनी आंखों से निहारने लगी। वह फिर से आगे बढ़ने लगी। उसने देखा गांव में अब पहले की तरह कच्चे घर नहीं रहे। रास्तों में भी सीमेंट की सड़कें बन गई थी, मगर गलियां तो वही थी जिन पर चलते हुए उसका बचपन गुजरा था, जिन पर चलते हुए उसने जवानी में कदम रखा था। सामने उसे गोपाल हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहां वह बापू की उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर बापू उसे 1 रुपए की जलेबी दिलवाया करते थे। वह पूरी कुरकुरी जलेबियाँ कचर कचर खा जाया करती थी। दुकान के पास पहुंची तो देखा दुकान अब खंडर बन चुकी थी। गोपाल हलवाई की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसके गुजरते ही घर दुकान सब उजड़ गया था। थोड़ा और आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जिससे वह माँ के साथ पानी भरकर ले जाया करती थी। घड़ा उठा दे गरिमा, किधर रह गई तू? अरे देर हो रही है, घर जाकर तेरे बापू के लिए रोटियां भी तो बनानी है। आई माँ, कहते हुए वह कुएं की तरफ लपकी। गरिमा को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देखकर रास्ते में जाती 2 औरतें रुककर देखने लगी। उनमें से एक औरत बोली, कोई पागल लगती है। गरिमा कुएं के पास पहुंची तो देखा कुआं भी अब टूट फूट चुका था। कुएं के पास अब नलकूप बन चुका था, जिससे गांव में पानी की सप्लाई हो रही थी। वह घर की तरफ चल दी। रास्ते में खड़ी औरतों की तरफ उसने देखा भी नहीं। जो ही घर के द्वार पर पहुंची, उसकी चाल तेज हो गई। चौक में खाट डाले हुक्का पी रहे भाई को देखते ही वह रो पड़ी। बोली, अखिलेश। ढलती सोंज में भाई ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, माँ बाप के मरे पर भी नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? वर्षों बाद भाई को देख रही थी, सोचा था गले से लगाएगा और वह सारे दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही विष उगलना शुरू कर दिया था। कैसे आती रे तुम लोगों ने? शादी ही एक राक्षस से की थी जो पत्थर का बना था। अखिलेश की पत्नी भी बाहर निकल आई थी। आते ही बोली, कौन है जी ये? अखिलेश हिकारत से बोला, वही मेरी बहन है जो हमारे शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज 30 वर्ष बाद लौटी है, ये देखने के लिए कि हम लोग जिंदा है या मर गए। वह रो पड़ी, बोली, इतना कड़वा मत बोल भाई, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 रोटियां खिला देना, बस इतना सा मान रख ले। और जली कट्टी सुनाने से पहले यह भी बता दे कि मैं तो जेल में थी, जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी, मगर तू तो आ सकता था ना। इतना देखने के लिए ही आ जाता कि जी रही हूँ या मर गई। भाई बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी में बकेड़ा खड़ा किया था। उसके बाद तुझे लेकर चला गया था। अगर वह तुझे राक्षस लगता था तो उसके साथ न जाती, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते। वह उदास होकर बोली, तुझे याद नहीं क्या दादी क्या कहा करती थी कि लड़की की सिर्फ एक ही शादी होती है,
उसकी दूसरी शादी तो शमशान भूमि में होती है। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती। वो जैसा भी था मेरा पति था। ये ज़िंदगी तो उसी के साथ काटनी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तब सोचा तुम लोगों को देख लूँ, मगर तू तो बदल गया है रे। तू वो भाई ही नहीं है जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ बापू से भी लड़ पड़ता था। वह थैले को ज़मीन पर रखकर बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ लाई थी, उन्हें दे देना। ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, गरीब बहन हूँ। जितना बन पड़ा ले आई। 30 सालों से जिस पीहर के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अखिलेश बोल पड़ा, दीदी। गरिमा के कदम रुक गए। वह चलकर गरिमा के पास पहुंचा तो गरिमा ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उसी का छोटा भाई अखिलेश था, जिसे कभी उसने गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को नहीं रोक सकी, रोते हुए उसके गले से लिपट गई। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोते देखकर अखिलेश के बच्चे और पत्नी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। फिर सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। उसके बाद गरिमा 10 दिन पीहर में रही, जी भर के बाबुल की गलियों में घूमी। धन्यवाद दोस्तों।